नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्स की 2023 के नए अंक के अंतर्गत आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, 9 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहां पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा, भारत में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना की जाएगी। और इस बात का निर्णय कब लिया गया? तो 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में। यहां दूसरा प्रश्न आपसे यह बन सकता है कि जो 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक है, इसका आयोजन कहां किया गया? तो आपका सही जवाब होगा बैंकॉक थाईलैंड में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड वो देश है जहां पर साइक्लोन गैब्रियल के कारण जो खतरा उत्पन्न हुआ, इसको देखते हुए न्यूजीलैंड में आपातकाल की घोषणा की गई थी। क्लियर है? तो याद रखेंगे, साइक्लोन गैब्रियल का संबंध किससे है? न्यूजीलैंड से। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि फरवरी 2023 में 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे, इथियोपिया के आदिस अबाबा में 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ। यहां पर क्रम याद रखेंगे, ये 36वां था। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 13 फरवरी 2023 को कौन बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहां पर अंतर संसदीय संघ अर्थात आईपीयू की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे, बहरीन के मनामा में। कहां पर? बहरीन के मनामा में 146वीं बैठक कंडक्ट हुई। किसकी? अंतर संसदीय संघ की। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में शी जिनपिंग ने तीसरी बार राष्ट्रपति बने वो। इसके बाद चीन में नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ है? तो याद रखेंगे, नाम है ली कियांग। ली कियांग चीन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। नाम याद रखेंगे, ली कियांग। अगला है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्ष में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूटनाम से किया है? तो याद रखेंगे, फ्रीडम शील्ड। ये जो फ्रीडम शील्ड है, ये एक युद्धाभ्यास है और किसके बीच कंडक्ट हुआ? दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो उनका नाम है नेमत शफीक। नेमत शफीक कोलंबिया विश्वविद्यालय में बतौर महिला अध्यक्ष पहली बार चुनी गई। यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। उनका नाम क्या है? नेमत शफीक। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नाटो के पूर्व जनरल जिनका नाम क्या है? पेट्र पावेल। ये जो पेट्र पावेल साहब है, इन्हें हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो याद रखेंगे, चेक गणराज्य के जो राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है? पेट्र पावेल। और ये नाटो के पूर्व जनरल रह चुके हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है वेदांत पटेल। यानी वेदांत पटेल भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और इन्हें अमेरिका के विदेश विभाग के अंतरिम प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया है, वेदांत पटेल को। अगला प्रश्न है कि मलावी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा की है? तो याद रखेंगे, चक्रवात का नाम है चक्रवात फ्रेडी। क्या है? चक्रवात फ्रेडी। इस चक्रवात फ्रेडी के कारण मलावी सरकार ने अपने दक्षिणी क्षेत्र में आपदा क्षेत्रों से घोषित किया है। और अभी आपने न्यूजीलैंड के संदर्भ में पढ़ा था कि वहां पर साइक्लोन गैब्रियल के कारण जो खतरा उत्पन्न हुआ, उसके कारण न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। देखिए, एक सा मैटर है, इसलिए आप जब भी इस तरह का मैटर हो तो उस बात को कोरिलेट कर लेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, परमाणु पनडुब्बी साझेदारी। क्लियर है? और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ए यूके यूएस। यानी ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके हो गया ब्रिटेन के संदर्भ में और यूएस हो गया अमेरिका। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखेंगे। इन 3 देशों के बीच में जो साझेदारी हुई, उसको कहते हैं परमाणु पनडुब्बी साझेदारी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। अगला प्रश्न है, सबसे कम विकसित यानी एलडीसी पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मार्च 2023 में कहां पर संपन्न हुआ? तो याद रखेंगे, दोहा, कतर में। सबसे कम विकसित देशों अर्थात एलडीसी पर जो 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, वो संपन्न हुआ। अगला है, हाल ही में सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखेंगे, भारत और इजिप्ट के बीच जो सैन्य अभ्यास है, उसका नाम क्या था? साइक्लोन फर्स्ट। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो याद रखेंगे रेडियो जीपीटी, यानी एआई पर आधारित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम है रेडियो जीपीटी। अगला है वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्लियर है? इसने CO2 को दफनाने का ही काम शुरू किया। क्या नाम है उस कंट्री का? डेनमार्क। तो यहां पर देखिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली बात कि विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? डेनमार्क। क्लियर है? दूसरी बात, इसको स्टोर करने के लिए जो इसने परियोजना चलाई है उसका उद्घाटन हुआ मार्च 2023 में। कहां पर इसका उद्घाटन हुआ? उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे। क्लियर है? वहां पर एक CO2 का स्टोर बनाया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो याद रखिएगा रूस ने अप्रैल 2023 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 के बीच कहां पर मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो याद रखिएगा फिनलैंड। इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड जो नाटो का सदस्य बना है 4 अप्रैल 2023 को, किस क्रम का है? ये 31वां सदस्य देश है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी? तो याद रखिएगा अमेरिका की रहने वाली हैं, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। यानी अमेरिका की क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। अब यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, आपसे सीधे यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा मिशन आर्टेमिस 2 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये चंद्रमा पर जाने से संबंधित है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी, जिसका नाम क्या है? MF हाइड्रा, इसका अनावरण कहां किया गया? तो याद रखेंगे नॉर्वे में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण किया गया। क्लियर? नॉर्वे में। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा जॉर्जिया। यानी जॉर्जिया एक अमेरिकी राज्य है और अमेरिका का यह पहला राज्य होगा जॉर्जिया जिसने हिंदू फोबिया की निंदा की और इस प्रकार का प्रस्ताव अपने यहां पारित किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में जापान के टोक्यो स्थित अंतरिक्ष कंपनी ALE ने किस प्रोजेक्ट के तहत 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट स्काई कैनवास। यानी ये जो प्रोजेक्ट स्काई कैनवास है ये किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा जापान के टोक्यो स्थित अंतरिक्ष कंपनी ALE से संबंधित है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रोजेक्ट स्काई कैनवास है इसका क्या मूल उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराना। क्लियर है? किस प्रोजेक्ट का ये मूल उद्देश्य है? प्रोजेक्ट स्काई कैनवास। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह देश जिसने हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है तो उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। यानी उज्बेकिस्तान ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल की पहली महिला जिन्हें हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट का सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया तो उनका नाम क्या है? मनमीत कोलोन। क्या नाम है? मनमीत कोलोन। ये भारतीय मूल की पहली महिला होंगी जो कि अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनेंगी। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान मूल की हमजा यूसुफ मार्च 2023 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया इन्हें? तो याद रखिएगा भारतीय मूल के हमजा यूसुफ को स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी यहां पर दो बात है कि ये जो स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री ये कौन नियुक्त हुए? हमजा यूसुफ। और इनका संबंध कहां से है? तो ये मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले हैं। क्या नाम है? हमजा यूसुफ, स्कॉटलैंड। अगला है डिल्मा वान रूसेफ, जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो याद रखिएगा ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है? डिल्मा वान रूसेफ। इन्हें ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर? यानी ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वान रूसेफ ब्रिक्स ADB के बैंक ये जो है इसके अध्यक्ष चुने गए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह अफ्रीकी देश जिसे मार्च 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद के लिए
$80.77 मिलियन की सहायता दी है, उसका नाम क्या है? तो उस अफ्रीकी देश का नाम है बुर्किना फासो। यानी बुर्किना फासो एक अफ्रीकी देश है जिसे मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो भुगतान संतुलन करने के लिए मदद दी है, उस अमाउंट को कितना बताया गया है? $80.77 मिलियन। अगला प्रश्न है, अमेरिका में पहली बार किस पूर्व राष्ट्रपति को एक पोर्न स्टार के संबंध मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया? तो उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का संबंध एक पोर्न स्टार से था और इस मामले में उन्होंने झूठ बोला था, इसलिए उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस प्रकार की घटना में संलिप्त होने वाले वो अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया है? तो याद रखिएगा, अजरबैजान और ताजिकिस्तान, ये दो ऐसे देश हैं जिनको हाल ही में मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र मिला। किससे? WHO से। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में रहा, तो याद रखिएगा उसका नाम है सिनियाह द्वीप। क्या नाम है? सिनियाह द्वीप। और ये कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात में, यानी UAE में। और ये क्यों चर्चा में आया सिनियाह द्वीप? क्योंकि यहां से प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में किस संस्थान द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता और संबंधित बीमारी और जलवायु खतरे से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट हाई डिजीज क्लाइमेट डिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन ये प्रकाशित किया है? तो याद रखिएगा यूनिसेफ के द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट आई है। तो यहां पर सीधे सीधे आप मोटा मोटा पॉइंट पकड़ लीजिए कि अपर्याप्त पानी, स्वच्छता और इससे संबंधित बीमारियां और जलवायु खतरे के संबंधित एक ट्रिपल थ्रेट से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो किसके द्वारा दी गई? यूनिसेफ के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? तो इसके संदर्भ में भी आपने पढ़ा था कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना था? फिनलैंड। और किसकी स्वीकृति के बाद? तो यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिसे हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है? रिचर्ड वर्मा। यानी रिचर्ड वर्मा अमेरिका के उप विदेश मंत्री होंगे और इनका मूल संबंध कहां से है? भारत से। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर चैट GPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है इटली। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा अर्थात EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को मंजूरी दी है? तो उसका नाम है श्रीलंका। यानी श्रीलंका भारत का वह पड़ोसी देश है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $3 बिलियन की एक विस्तारित निधि सुविधा अर्थात EFF की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा रूस अब बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करेगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो याद रखेंगे वियतनाम वो देश है जो कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा, वियतनाम। अगला है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस एक लापता द्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो याद रखिएगा उस द्वीप का नाम क्या है? जीलैंडिया। यानी जीलैंडिया एक महाद्वीप है जो कि लापता महाद्वीप माना जाता है, इसके अस्तित्व की पुष्टि कर दी है वैज्ञानिकों ने। अब देखिए ये कहां पर डूबा हुआ मिला है? तो ये एक लंबा और सकरा माइक्रो कॉन्टिनेंट है, ठीक है? क्या नाम है इसका? जीलैंडिया, जो अधिकांशतः दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। क्लियर है? तो याद रखिएगा अगर ये पूछा जाए आपसे कि हाल ही में चर्चा में रहा एक लापता महाद्वीप जिसकी पुष्टि हुई, उसका नाम क्या है? तो आपका सीधा जवाब होगा जीलैंडिया। और इसका अधिकांश भाग कहां पर डूबा हुआ मिला है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में। इतनी बात आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। अगला है, 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन आयोजित हुआ। कब? 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं है? तो याद रखिएगा 26% ऐसी आबादी है पूरे विश्व में जिसके पास सुरक्षित पेयजल की सुविधा नहीं है। और ये किसने रिपोर्ट जारी की इसके संदर्भ में? तो यूनेस्को के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। 26%, यह आंकड़ा याद रखेंगे। अगला है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? NDB, मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो याद रखेंगे मिस्र
एक देश है जो कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में आधिकारिक सदस्य के तौर पर शामिल हुआ है। क्लियर? तो मिस्र के संदर्भ में भारत की भी इस बार काफी चर्चाएं रही हैं, चाहे वो बतौर वहां के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। क्लियर? तो इन सभी बातों को आप कोरिलेट करके याद रखेंगे। और मिस्र वो कंट्री है जो कि G20 में सदस्य देश न होने के बावजूद भी इसको G20 के लिए बुलाया गया है। इस तरह की तमाम बातों को आप रिकॉल करते रहेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने की कानूनी मान्यता दे दी, अर्थात वहां पर कानून पारित किया है। तो याद रखिएगा, स्पेन वो यूरोपीय कंट्री है जिसने पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने के लिए कानून पारित किया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो याद रखिएगा, ब्राजील अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह देश जिसकी ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूनेस्को के लुप्तप्राय विश्व विरासत सूची में जनवरी 2023 में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका संबंध यूक्रेन से है। तो यहां पर क्या याद रखेंगे आप कि यूक्रेन का एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है जिसका नाम क्या है? ओडेसा। इसे यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत सूची में जनवरी 2023 में शामिल किया गया। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर पर व्यवसायीकरण करने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है कनाडा। यानी कनाडा विश्व का वो पहला देश होगा जो पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को सरकारी फोन पर प्रतिबंधित कर दिया है? तो सीधी सीधी बात याद रखना है आपको कि एक चीनी ऐप है जिसका नाम है टिकटॉक, भारत में भी काफी प्रचलित रहा था ये, इसे सरकारी फोन पर चलाने को लेकर प्रतिबंध कर दिया है ब्रिटेन ने। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में प्रामाणिक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान वो देश है जो आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में नंबर 1 पर है। और ये रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023। अब यहां पर एक बात और आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 13वां है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में शीर्ष देश कौन है? तो याद रखिएगा, फिनलैंड वो देश है जो कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में अमेरिका ने किस देश को $895 मिलियन के क्रूज मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। यानी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को $895 मिलियन के क्रूज मिसाइल की बिक्री करेगा। सीधी सीधी बात। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन कहां किया? तो अभी आपने पढ़ा था, कहां पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की है जो कि महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है? तो याद रखेंगे, फिनलैंड वो देश है जो कि विश्व में पहली रेत बैटरी स्थापित उसने की है। क्लियर? फिनलैंड। अगला देखिए, और फिनलैंड के संदर्भ में अभी आपने एक तथ्य पढ़ा था क्या, कि फिनलैंड विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में नंबर 1 पर रहा है और वहां पर उसने पहली रेत बैटरी भी स्थापित की है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अमेरिका ने मार्च 2023 में एरिक गारसेंटी को किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, भारत में अमेरिका के राजदूत होंगे, उनका नाम क्या है? एरिक गारसेटी। क्लियर? तो नाम याद रखेंगे, एरिक गारसेटी अमेरिका के द्वारा नियुक्त भारत के नए राजदूत होंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया वो देश है जिसने अपने यहाँ के स्कूलों में पंजाबी भाषा में पढ़ाए जाने की घोषणा की है। और याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ही वो देश है जिसने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की है, या पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो देखिए, जो भी फैक्ट आप पढ़ चुके हैं उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जब उससे रिलेटेड कोई बात आए तो तुरंत उसको आपको रिलेट कर लें। क्लियर? देखिए, बहुत करंट के पीछे आपको भागना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप करंट पढ़ेंगे वो ऑथेंटिक पब्लिकेशन का होना चाहिए, यानी वहां पर गलत होने की संभावना कम से कम रहे। दूसरी बात, उसका रिवीजन इतनी बार हो जाना चाहिए कि वहां से अगर फैक्ट उठे तो वो आपके गलत ना हो। क्लियर? क्योंकि यही मटेरियल सबके पास है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह देश जहां के मिशेल सेंटिलिया ने मिरर टाइपिंग किताब बनाकर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो याद रखिएगा, इटली के रहने वाले हैं। क्या नाम है उनका? मिशेल सेंटिलिया। यानी इटली के मिशेल सेंटिलिया ने मिरर टाइपिंग किताब बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न है, सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्तरदायी उपयोग हेतु हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला
अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो उसका नाम है नीदरलैंड। यानी नीदरलैंड वो देश है जिसने विश्व का पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जो कि सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए विचार विमर्श करे। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का वो पहला देश कौन सा है जिसने 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा, रवांडा। क्लियर है? यानी अफ्रीकी महाद्वीप का वो पहला देश रवांडा होगा जिसे mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने का समझौता किया है? तो याद रखिएगा, चीन। क्लियर है? यानी चीन के साथ अब मध्यस्थता को फिर से रीइस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं दो ऐसे देश हैं, एक है ईरान और दूसरा है सऊदी अरब। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वो हरा धूमकेतु जो 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है, तो उसका नाम क्या है? C/2022 E3 और ब्रैकेट में है ZTF। ये वो हरा धूमकेतु है जो 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, सिंगापुर का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है चांगी एयरपोर्ट। यानी चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया गया है और उसका नाम क्या है उस अवार्ड का? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023। यानी अगर आपसे सीधी ये बात पूछ ली जाए कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 किसको मिला, तो आपका सीधा जवाब भी हो जाएगा चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, पोलैंड वो नाटो का पहला सदस्य देश है जिसने यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध करा दिए। क्लियर है? इसके साथ ही साथ एक फैक्ट और आप रिकॉल करिए कि यहां पर नाटो के संदर्भ में भी चर्चा हो रही है। तो देखिए, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन गया है? फिनलैंड। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश पोलैंड हो गया है। अगला प्रश्न है, एक स्विस फर्म है जिसका नाम क्या है? IQ एयर। इस स्विस फर्म IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे, चाड। ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है किसकी रिपोर्ट के अनुसार? स्विस फर्म IQ एयर के अनुसार। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो स्विस फर्म IQ एयर है, इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले की अगर बात करें तो दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का जो लाहौर है वो शीर्ष स्थान पर है। और आपने कल पढ़ा था कि अगर PM 2.5 के स्तर पर बात करें तो दूसरे स्थान पर दिल्ली है। क्लियर है? और पहले स्थान पर कौन है? पाकिस्तान का लाहौर। और अगर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो वो चाड है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों अर्थात LDC के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर कर दिया गया? तो याद रखिएगा, हिमालयी देश है भूटान। यानी हिमालयी देश भूटान को सबसे कम विकसित देशों की यानी LDC के शिखर सम्मेलन में इस सूची से बाहर कर दिया गया है। और दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि सबसे कम विकसित देशों अर्थात LDC का जो शिखर सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित हुआ? तो कतर के दोहा में। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे और इस लिस्ट से भूटान को बाहर कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया? तो याद रखेंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में विश्व के सबसे प्राचीन अर्थात 2000 वर्ष पुराने शिलालेख रून स्टोन की खोज कहां पर की गई है? तो याद रखेंगे, ओस्लो नार्वे में। यानी नार्वे के ओस्लो में रून स्टोन की खोज की गई है और ये जो रून स्टोन है ये विश्व के सबसे प्राचीन शिलालेखों में शामिल है। अगला प्रश्न है कि 14 फरवरी 2023 को यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी प्रदान की है और यह प्रतिबंध कब से प्रभावी हो जाएगा? तो 2035 से। तो याद रखेंगे, यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जन जो पेट्रोल है या डीजल है इसकी नई बिक्री पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह प्रतिबंध लागू होगा 2035 से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में अमेरिकी वायुसेना का MQ-9 रिपर ड्रोन किस देश के लड़ाकू विमान 54-27 से टकराकर काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो याद रखिएगा, रूस के। तो यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है। अमेरिकी वायुसेना का एक ड्रोन था जिसका नाम क्या है? MQ-9 रिपर ड्रोन। और ये जो MQ-9 रिपर ड्रोन है अमेरिका की वायुसेना का, ये रूस के लड़ाकू विमान 54-27 से टकराकर किस सागर में गिरा? तो काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2023 में यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के साथ मिलकर यूरोपीय यूनियन ने विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है निकोला फॉक्स। यानी निकोला फॉक्स वो पहली महिला होंगी जो कि नासा के विज्ञान प्रमुख के तौर पर नियुक्त होंगी। क्या नाम है? निकोला फॉक्स। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस बियालास्की को 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है? तो याद रखिएगा बेलारूस ने। यानी बेलारूस ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस बियालास्की को 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। अब यह प्रश्न उठता है कि एलिस को यह सजा क्यों सुनाई गई? तो याद रखिएगा एलिस को उनके उस संगठन के साथ साथ, जिस संगठन का नाम क्या है? वियासना मानवाधिकार। ये एलिस के द्वारा स्थापित एक संगठन है जिसका नाम है वियासना मानवाधिकार। इन दोनों लोगों को दोषी पाया गया है कि ये दोनों लोग मिलकर सरकार के विरुद्ध रैलियों को वित्त का पोषण कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 को पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरो जोन का 20वां सदस्य देश कौन हो गया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है क्रोएशिया। क्लियर है? यानी क्रोएशिया पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरो जोन का 20वां सदस्य देश बना है। याद रखेंगे क्या नाम है? क्रोएशिया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में इंटरनेट शटडाउन वाले देशों की जारी सूची में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाला शीर्ष श्रेणी पर कौन सा देश है? तो उसका नाम है भारत। यानी भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन के मामले आए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया? तो उस देश का नाम है कोलंबिया। यानी कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार ऐसा अलाउ किया है कि अब महिलाएं भी सेना में भर्ती हो सकती हैं। अगला प्रश्न है कि वह देश जहां पर हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया? तो याद रखिएगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है 9 मार्च 2023 को नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसे देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। क्या नाम है? रामचंद्र पौडेल। ये रामचंद्र पौडेल कहां के नए राष्ट्रपति होंगे? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति होंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के वह अमेरिकी वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अरुण सुब्रमण्यम साहब भारतीय मूल के अमेरिकी वकील हैं और इन्हें न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 9 अप्रैल 2023 को किस देश के द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस अर्थात आईबीसीए के गठन की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा भारत के द्वारा। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बिल्लियों के लिए एक इंटरनेशनल गठबंधन बनाया है। उस इंटरनेशनल संगठन का नाम क्या रखा गया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अर्थात आईबीसीए। और जो मैं पीसीएस के लिए एक सीरीज चला रहा हूं, उस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है यानी आईबीसीए है, इसके संस्थापक सदस्य के रूप में नेपाल शामिल हुआ है। क्लियर? तो ये बात भी आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। इसमें 7 कैटेगरी को शामिल किया गया, उसकी भी बात मैंने वहां पर बताई है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए 16 फरवरी 2023 को चिप 4 गठबंधन का आभा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस गठबंधन का सदस्य देश कौन है? तो याद रखिएगा अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान, ये ऐसे 4 देश हैं जो कि चिप 4 गठबंधन का आभा सम्मेलन आयोजित किया। किस पर आधारित है? तो ये सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए। और ये जो सम्मेलन हुआ है इसमें जो चिप 4 है, इसमें ये 4 देश इसमें शामिल हैं, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो वो देश है ईरान। इसको लेकर काफी चर्चाएं भी गर्म थी। अगला प्रश्न है कि स्पेस एक्स और नासा के ड्रैगन क्रू 6 मिशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हाल ही में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में कौन सा अंतरिक्ष में 6 महीने व्यतीत करने वाला पहला अरब देश का अंतरिक्ष यात्री बनेगा? तो याद रखिएगा उनका नाम है सुल्तान अल नियदी। ये कहां के हैं? यूएई के। तो इतनी बात याद रखिएगा कि पहला अरब देश जिसके अंतरिक्ष यात्री के द्वारा अंतरिक्ष में 6 महीने का समय व्यतीत किया जाएगा, तो उनका नाम क्या है? सुल्तान अल नियादी। और किस अरब कंट्री से संबंधित है? तो यूएई से संबंधित है। अब इसकी दूसरी बात को देखिए, याद रखिएगा ये जो सुल्तान अल नियदी हैं, ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में 6 महीने का समय बिताएंगे। ये किस मिशन के तहत जा रहे हैं? तो ये ड्रैगन क्रू 6 मिशन के तहत ये अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजे जा रहे हैं। और ये जो ड्रैगन क्रू 6 मिशन है, ये किसका मिशन है? तो याद रखिएगा स्पेस एक्स और नासा का ये मिशन है। क्लियर? तो हर बातें आपको क्लियर हो गई। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह ग्रह जिसके हाल ही में खोजे गए
12 नए चंद्रमाओं के बाद सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला वह ग्रह बन गया है, तो उसका नाम है बृहस्पति। यानी बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा खोजे गए, यानी बृहस्पति के 12 नए उपग्रह खोजे गए, और इसके बाद बृहस्पति वो ऐसा ग्रह हो गया है जिसके सर्वाधिक उपग्रह है या सर्वाधिक चंद्रमा है। इनकी संख्या कितनी हो गई है? 92। क्लियर। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने हाल ही में किसे एडिनबर्ग का नया ड्यूक नामित किया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है प्रिंस एडवर्ड। यानी प्रिंस एडवर्ड वो हैं जिन्हें एडिनबर्ग का नया ड्यूक नामित किया गया है। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उसका नाम क्या है? साइप्रस। और अभी आपने एक देश और पढ़ा है, वो कौन है? वो है ब्राजील। अभी आपने पढ़ा था ब्राजील के संदर्भ में कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य ब्राजील बना है। ब्राजील से पहले दिसंबर में ही साइप्रस भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क में शामिल हुआ था। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है? तो याद रखिएगा नेपाल को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश के द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं? तो उस देश का नाम है स्पेन। यानी स्पेन एक यूरोपीय कंट्री है जिसने एक कानून बनाया, उस कानून के तहत ट्रांसजेंडर वो कानून है, इसके तहत 16 वर्षों से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं वो अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं। क्लियर। अब देखिए स्पेन की बात आई तो तुरंत वो फैक्ट आपके दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए। कौन सा? कि स्पेन ही वो ऐसा पहला यूरोपीय कंट्री है जिसने एक कानून पारित किया है। किस संदर्भ में? मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने के संदर्भ में। यानी स्पेन को इन दोनों मैटर में आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसजेंडर कानून भी पारित किया स्पेन ने और मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला पहला कानून भी स्पेन ने ही पारित किया है। और क्या एज बाउंडेशन रखी गई है? 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को लिंग परिवर्तन की इजाजत होगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी जिसको क्या कहते हैं CNES, इसने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतरराष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया है? तो उसका नाम क्या है? स्वाट अंतरिक्ष यान। क्या नाम है? स्वाट अंतरिक्ष यान। अब यहां पर देखिए 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली बात क्या कि ये जो स्वाट अंतरिक्ष यान एक अंतरराष्ट्रीय मिशन है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखिएगा नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इस स्वाट अंतरिक्ष यान को चलाया जा रहा है। किस मूल उद्देश्य के साथ? तो पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए। क्लियर है? ये 2 बातें। तीसरी बात कि स्वाट का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। ठीक है, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, ये फुल फॉर्म है किसका? स्वाट का। क्लियर है? तो ये बात आप इसके साथ याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया? तो याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना मुख्य वैज्ञानिक जिनको नामित किया है नया, वो कौन है? डॉक्टर जेरेमी फर्रार। और डॉक्टर जेरेमी फर्रार किसकी जगह लेंगी? सौम्या स्वामीनाथन की। अगला प्रश्न है कि वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उस देश का नाम क्या है? न्यूजीलैंड। क्लियर? यानी न्यूजीलैंड वो देश है जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस देश का नाम क्या है? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा सीरिया का एक शहर है जिसका नाम है दमिश्क। ये विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया। किस रिपोर्ट में? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट। अगला है, प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो याद रखेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है किसने? टाइम पत्रिका ने। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस 9 फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया है? तो उसका नाम क्या है? राशिद चंद्रयान। क्लियर? तो यहां पर 2 बातें आपको ध्यान में केवल रखनी है। सबसे पहली बात कि राशिद चंद्रयान का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात से। और राशिद चंद्रयान जो है संयुक्त अरब अमीरात का, इसे किस रॉकेट के जरिए भेजा गया है? तो याद रखेंगे स्पेस एक्स 9 फॉल्कन रॉकेट से। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन फर्स्ट के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा विश्व का जो पहला कॉमर्शियल मून लैंडर है उसका नाम क्या है? एम फर्स्ट।
अब ये जो एम फर्स्ट है ये किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया? तो हाकुतो आर मिशन फर्स्ट के तहत। और ये जो हाकुतो आर मिशन फर्स्ट है ये किसका मिशन है? तो जापान की कंपनी आई स्पेस इंक का मिशन है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है। और न्यूजीलैंड के संदर्भ में आपने देखा था कि 2009 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको सिगरेट बेचने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के ही द्वारा। अभी आपने ऊपर इस फैक्ट को पढ़ा है। क्लियर? यहां पर देखिए 1 जनवरी 2009 के बाद के बच्चों को। तो यहां पर दोनों बातें न्यूजीलैंड की याद रखेंगे कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित करने वाला देश बन गया है। अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पैरा एस्ट्रोनॉट यानी विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है। तो उनका नाम क्या है? ब्रिटिश पैरालंपिक धावक हैं जिनका नाम है जॉन मैकाफॉल। क्या नाम है? जॉन मैकाफॉल। ये एक ब्रिटिश पैरालंपिक धावक है। पैरालंपिक का मतलब ये हो गया कि जो लोग विकलांग कैटेगरी में होते हैं उनके लिए जो ओलंपिक होता है उसको पैरालंपिक कहते हैं। क्लियर है? तो ब्रिटिश पैरालंपिक धावक है जिनका नाम है जॉन मैकाफॉल, जिन्हें किसके लिए चुना गया है? विकलांग अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। अगला देखिए, और किसके द्वारा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो याद रखिएगा चीन के साथ। यानी चीन के साथ कतर ने एक एग्रीमेंट किया जिसमें 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति करने का यह समझौता है और इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब? 25 नवंबर को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर में नवीनतम तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा। यानी अमेरिका के द्वारा B-21 को लॉन्च किया गया। ये नवीन तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम घोषित किया है। उसका नाम क्या है? एम पॉक्स। क्या नाम है? एम पॉक्स। एम पॉक्स जो है ये मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम घोषित किया गया। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है? गोब्लिन मोड। ये जो गोब्लिन मोड है ये किसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। क्लियर? ये याद रखेंगे। अगला है, यूनिसेफ के द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे हर बच्चे के लिए समावेश। यानी हर बच्चे के समावेश थीम के साथ सार्वभौमिक बाल दिवस 2022 में 20 नवंबर को मनाया गया। और ये किसके द्वारा मनाया गया? तो यूनिसेफ के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? होमर को। यानी यहां पर दोनों बातें आप क्लियर कट याद रखेंगे। अगर आपसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर 2022 पूछा जाए तो आपका सीधा जवाब होगा गोब्लिन मोड। और अगर आपसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के बारे में पूछा जाए तब आप कहेंगे होमर को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 7 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ये थीम किसकी थी? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2022 की, जिसे 7 दिसंबर 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ICFP 2022, इसका आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे थाईलैंड के पटाया में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। याद रखिएगा ये जो पटाया में ICFP 2022 का आयोजन किया गया इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट और एक्सेलरेट। क्लियर? इस थीम के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन को थाईलैंड के पटाया में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 9 दिसंबर 2022 को किन देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो याद रखिएगा उन 3 देशों का नाम है जापान, इटली और ब्रिटेन। यानी जापान, इटली और ब्रिटेन वो 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके फाइटर जेट विमान विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है। नाम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जापान, इटली और ब्रिटेन। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में पटाया थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में एकमात्र देश को
कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 मिला, उसका नाम क्या है? तो उस देश का नाम है भारत। यानी भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया। और ऊपर अभी आपने पढ़ा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित हुआ था? थाईलैंड के पटाया में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 15 से 18 नवंबर 2022 के बीच गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया के जकार्ता में 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। किस पर आधारित था? गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नासा के आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय करके एक रिकॉर्ड बना दिया है, तो उसका नाम है ओरियन। क्लियर? तो याद रखेंगे, ओरियन जो है ये नासा के आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन के तहत छोड़ा गया एक कैप्सूल है जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर थीम के साथ 31 अक्टूबर 2022 को विश्व बचत दिवस मनाया गया। सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। अगला है 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है? तो याद रखिएगा, दुबई का द स्टॉर्म कोस्टर विश्व का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया गया है। क्लियर है? और इसने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस बात की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व शहर दिवस की का विषय क्या था? तो याद रखिएगा, बेटर सिटी बेटर लाइफ। बेटर सिटी बेटर लाइफ केंद्रीय विषय के साथ विश्व शहर दिवस यानी वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया गया? 31 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस नेता को, यानी भारतीय मूल के कौन से पहले नेता हैं जिन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है ऋषि सुनक। अगला प्रश्न है कि 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इसकी थीम क्या है? UNCAAC at 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर 2022 को मनाया गया। क्लियर? अगला प्रश्न है कि 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, जर्मनी के डार्मस्टाट में ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन 17 से 19 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ। कहां पर? जर्मनी के डार्मस्टाट में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में आयोजित एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य देश के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया? तो याद रखिएगा, पूर्वी तिमोर। यानी पूर्वी तिमोर को नवंबर 2022 में आयोजित एशियान शिखर सम्मेलन में संगठन के सदस्य के तौर पर सैद्धांतिक मंजूरी मिली। किसको? पूर्वी तिमोर को। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन जो कि 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच आयोजित किया गया, ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो याद रखिएगा, कंबोडिया के नोम पेन्ह में 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? कंबोडिया के नोम पेन्ह में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 20 नवंबर 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, हर बच्चे के लिए समावेशन। हर बच्चे के लिए समावेशन विषय या थीम के साथ विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? 20 नवंबर 2022 को। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि 40वें और 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान, यानी आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान थीम के साथ 40वें और 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और कहां पे किया गया? तो अभी आपने पढ़ा है, कंबोडिया के नोम पेन्ह में 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच ये आयोजित किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में जो 2022 में इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया, ये क्रम के आधार पर 90वें स्थान पर है। दूसरी बात, इसका आयोजन 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, 18 नवंबर को
बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन नवंबर 2022 में अबू धाबी में किया गया। इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो याद रखेंगे, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, यानी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री केंद्रीय विषय के साथ पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन नवंबर 2022 में अबू धाबी में किया गया। अगला प्रश्न है कि 19 नवंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। हेल्पिंग मैन एंड बॉयज थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी 19 नवंबर 2022 को मनाया गया। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो काफी पॉपुलर है, ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी याद रखेंगे 19 नवंबर 2022 को मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के एक फंड की स्थापना की गई है? तो याद रखेंगे G20, यानी G20 जो समूह की शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में हुआ, इसमें अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के फंड की स्थापना की गई। अमाउंट भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया? तो याद रखेंगे 15 नवंबर 2022 को डे ऑफ 8 बिलियन के तौर पर मनाया गया। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहां पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया में आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन 27 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच किया गया। और यहां पर जो एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि आसियान और भारत की साझेदारी की कौन सी वर्षगांठ 2022 में सेलिब्रेट की गई? तो याद रखिएगा 30वीं वर्षगांठ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन, यानी निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन थीम के साथ विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान, यानी सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान थीम के साथ जो विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? 10 नवंबर 2022 को। और ये जो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर 2022 को मनाया गया, इसकी थीम क्या है? एक बार और रिकॉल करिए, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, कंबोडिया में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया। याद रखेंगे, कंबोडिया में। पूछा जा रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन। साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन को अक्टूबर 2023 में नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन है, ये किसका पता लगाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है? तो गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर कर दिया है? तो याद रखिएगा, मुद्रा निगरानी सूची से भारत को बाहर कर दिया गया है अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन अर्थात बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक आयोजित की गई। कब? नवंबर 2022 में। अब इस प्रश्न से एक दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। क्लियर? कॉर्पोरेशन। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, मोरक्को के रबात में 17वें सत्र का आयोजन किया गया। किससे संबंधित? तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यह एक अंतर सरकारी समिति का 17वां सत्र था, जो कि कहां पर आयोजित किया गया? मोरक्को के रबात में। क्लियर? अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा, रॉल्स रॉयस और जेट कंपनी के द्वारा, रॉल्स रॉयस और जेट कंपनी के द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट बनाया गया है। यानी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट किसने बनाया? रॉल्स रॉयस और जेट कंपनी के द्वारा।
अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। बहुत अच्छी थीम है। क्या है? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। इस थीम के साथ विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं के द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, जोम्बी वायरस के। क्लियर है? यानी जोम्बी वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। कहां की झील से? तो रूस की एक झील से। किसको मिले हैं? यूरोपीय शोधकर्ताओं को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा माल को निर्यात करने से जो प्रतिबंध करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू किया है? तो याद रखिएगा, G7 ने। क्लियर है? यानी जो G7 समूह है उसने समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा माल को निर्यात करने संबंधी प्रतिबंध करने के लिए, क्लियर है, रूसी तेल पर एक मूल्य सीमा लागू किया है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशन मरियम वेबस्टर ने किस वर्ष 2022 को, मैंने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? गैस लाइटिंग। यानी यहां पर दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो मरियम वेबस्टर है, ये कहां का प्रकाशन? तो याद रखिएगा, यूएस डिक्शनरी प्रकाशन है, जिसका नाम क्या है? मरियम वेबस्टर। और इस मरियम वेबस्टर प्रकाशन के द्वारा 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो आपका जवाब होगा गैस लाइटिंग को। अगला प्रश्न है कि 29 नवंबर 2022 को किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को, दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया। और ये जो मिस अर्थ 2022 है, ये कहां पर आयोजित किया गया? तो कोब मनीला में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 प्रजातियों को खोजा है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो एक्वालाइज अर्थात समानता, यानी समानता थीम के साथ विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि मंकी पॉक्स के इलाज के लिए विकसित किए गए दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? हेमजेनिक्स। क्या नाम है? हेमजेनिक्स। ये जो हेमजेनिक्स दवा है, ये मंकी पॉक्स की दवा है और ये दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित की गई है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 से आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन की 2022 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्लियर? तो यहां पर याद रखिएगा, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर थीम के साथ G20 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? इंडोनेशिया के द्वारा। और यह आयोजन कहां हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर 2022 को। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो G20 का शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ, यह किस क्रम का था? तो यह 17वां G20 शिखर सम्मेलन था। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में यूनेस्को के द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो उसका नाम है फ्रेंच बैगेट। क्या नाम है? फ्रेंच बैगेट। यानी फ्रेंच बैगेट एक फ्रांस का बेकरी आइटम है जिसे यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। किसको? फ्रेंच बैगेट को। अगला प्रश्न है कि 2 दिसंबर 2022 को गुलामी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो याद रखिएगा, स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। क्लियर है? यानी इस विषय के साथ जो आपका गुलामी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस है, वो कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। तो यहां पर दो बातें याद रखेंगे कि गुलामी उन्मूलन के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है वो 2 दिसंबर 2022 को मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, रेडियोग्राफीज एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी, यानी रेडियोग्राफीज एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी थीम के साथ विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28 से 29 अक्टूबर 2022 को कहां पर आयोजित की गई? तो याद रखिएगा, भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर जो बैठक है वो 28 से 29 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा
पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? तो याद रखिएगा उसका नाम है फॉल्कन हैवी। क्लियर? यानी पृथ्वी से प्रक्षेपित होने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जिसका नाम है फॉल्कन हैवी। और किसके द्वारा भेजा गया? तो ये अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम क्या है? स्पेस एक्स। क्लियर? ये अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा सऊदी अरब ने विश्व की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है। किसने? सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRM चिप विकसित किया गया? तो याद रखिएगा सैमसंग के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 6 से 18 नवंबर 2022 के बीच कहां पर UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा शर्म अल शेख मिस्र में COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये जो COP27 जलवायु सम्मेलन है, याद रखिएगा ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? UNFCCC के द्वारा। क्लियर है? 2022 में कहां पर? शर्म अल शेख में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन यानी कि 1910 मीटर ये लंबी ट्रेन है और इसमें 100 कोच हैं, इसके संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। यानी कि दुनिया की सबसे जो लंबी ट्रेन है वो स्विट्जरलैंड में चलाई गई। इस प्रकार वहां पर एक विश्व रिकॉर्ड बना। इस ट्रेन की लंबाई 1910 मीटर है और इसमें 100 कोच थे। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनेस्को द्वारा 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 3 नवंबर 2022 को यूनेस्को द्वारा 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब? 3 नवंबर 2022 को। देखिए इस प्रकार से भी पिछला प्रश्न पूछा जा सकता है कि 100 कोच वाली विश्व की सबसे लंबी ट्रेन कहां चलाई गई? तो आपका जवाब होगा स्विट्जरलैंड में। इस तरह भी आप प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। अगला है हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी की वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा परमा क्राइसिस को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 15 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2022 में रवांडा में 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को संगठन की सदस्यता दी गई? तो याद रखेंगे गैबॉन और टोगो को। गैबॉन और टोगो ये ऐसे 2 देश हैं जिन्हें 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में संगठन की सदस्यता दी गई। पहली बात। दूसरी बात, आपसे यह सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो आपका जवाब होगा रवांडा में। अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 जीवन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ये जो विश्व ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर 2022 को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी इस डे की? तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये विश्व ओजोन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो याद रखिएगा नीदरलैंड का वो शहर है जिसका नाम है हार्लेम। यानी हार्लेम नीदरलैंड का एक शहर है जिसने मांस के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया है और इस प्रकार का प्रतिबंध लगाने वाला वो विश्व का पहला शहर बन गया है। क्या नाम है इसका? हार्लेम। और कहां का शहर है? नीदरलैंड का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15 से 16 सितंबर 2022 की संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ। और जो 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ, यह किस क्रम का सम्मेलन था? तो यह 22वां शिखर सम्मेलन था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा किसे घोषित किया गया? तो याद रखेंगे किंग चार्ल्स तृतीय को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया, तो उसका नाम क्या है? डांस ऑफ लाइट। यानी डांस ऑफ लाइट चीन में एक इमारत है। और कैसी इमारत है? सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारत है। क्लियर? अगला देखिए
पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? तो याद रखिएगा, सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस की विषय क्या था? तो याद रखिएगा, बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। इस थीम के साथ, बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना, इस थीम के साथ विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की में उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया है? तो यहां पर दो बातें हैं। पहली बात यह है, ये जो खयाम नाम का उपग्रह है, ये किस देश का है? ईरान का। क्लियर? और इसे किसने प्रक्षेपित किया? तो याद रखिएगा, इसे रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। क्लियर? अगला है, हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल, क्या नाम है उसका, पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्तर घोषित किया है? तो याद रखिएगा, उस देश का नाम है सिंगापुर। तो याद रखेंगे, सिंगापुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग का अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है सिंगापुर ने। अगला प्रश्न है कि 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका थीम के साथ विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया? तो याद रखेंगे, संघाई सहयोग संगठन के डायलॉग पार्टनर के तौर पर नेपाल को चिन्हित किया गया। और याद रखेंगे, जो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई वो कहां पर हुई? उज्बेकिस्तान के समरकंद में, जुलाई 2022 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस थीम के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो 8 सितंबर 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? तो याद रखिएगा, उनका नाम क्या है? स्ट्रोबी रोबोट। क्या नाम है? स्ट्रोबी रोबोट। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में खगोलीय वैज्ञानिकों ने किस नाम से सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है? तो याद रखिएगा, नाम है ब्लैक विंडो। यानी खगोल वैज्ञानिकों ने ब्लैक विंडो नाम से सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन, क्या नाम है? गैस्टेक 2022। इसका आयोजन कब और कहां किया गया? तो याद रखेंगे, गैस्टेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच इटली के मिलान में किया गया। अब देखिए दूसरी बात, ये जो गैस्टेक 2022 सम्मेलन है ये किस पर केंद्रित है? तो याद रखेंगे, कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित है। क्लियर है? और इसकी बैठक कहां हुई? इटली के मिलान में। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस देश ने 180 मिलियन डॉलर की लागत से एक चंद्र आर्बिटर, जिसका नाम क्या है? दनूरी, इसको लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे, दनूरी किससे संबंधित है? तो दक्षिण कोरिया से। दूसरी बात, दनूरी क्या है? तो ये एक चंद्र आर्बिटर है जिसे दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है और इसमें लागत कितनी आई है? लगभग 180 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी अर्थात AOAA पर जो 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन है ये 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच कहां पर किया गया? तो याद रखेंगे, जॉर्जिया के कुटैसी में 14 से 31 अगस्त 2022 के बीच 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन किया गया। क्लियर है? और ये किस पर है? तो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर। यह 15वां ओलंपियाड था। कहां पर हुआ? जॉर्जिया के कुटैसी में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। इस थीम के साथ जो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है ये आयोजित किया गया। कहां पर? कनाडा में। तो याद रखेंगे, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? कनाडा में। यह भी बात आपको ध्यान रखना है और ये महत्वपूर्ण भी बहुत है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 के बीच विश्व जल सप्ताह की थीम क्या थी? तो सीन द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, सीन द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर थीम के साथ विश्व जल सप्ताह 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 के बीच मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में
माहवारी उत्पाद को निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो याद रखेंगे स्कॉटलैंड ये विश्व का पहला देश है जो कि माहवारी उत्पाद को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है कि 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो याद रखेंगे पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस इस थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस को 19 अगस्त 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पिछले दिनों बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाला सबसे कम उम्र का अर्थात 17 वर्षीय पायलट कौन बना है? तो उनका नाम है मैक रदरफोर्ड। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया। ये विश्व का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटैशी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा भारत तीसरे स्थान पर है। यानी दो बात याद रखेंगे, ये जो 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका है इसमें भारत तीसरे स्थान पर है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड है इसका आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे जॉर्जिया के कुटैशी में। क्लियर है? और ये जो 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड किस पर आयोजित किया जा रहा है? तो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर। अगला प्रश्न है 12 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इंटरजेनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। क्लियर? इस थीम के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। यानी पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, इस थीम के साथ विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज थीम के साथ विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि 29 जुलाई 2022 को जो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। यानी इस थीम के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो कब मनाया गया? 29 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल इस थीम के साथ विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 22 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा जिसका नाम क्या है? द लूलो रोज, किस देश में खोजा गया? तो याद रखिएगा अंगोला में। तो याद रखेंगे सबसे पहली बात कि पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा द लूलो रोज क्या है? तो याद रखिएगा 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा है और इसे कहां खोजा गया, किस देश में? तो याद रखिएगा अंगोला में। अगला प्रश्न है कि 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक चमकीला भविष्य की ओर। यानी 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक चमकीला भविष्य की ओर थीम के साथ जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे इसकी थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। यानी इस थीम के साथ 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया, किसकी अध्यक्षता में? तो याद रखेंगे चीन की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। यानी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य थीम के साथ जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो कब मनाया गया? तो 7 जून 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस अर्थात वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी? तो क्या आपका जवाब होगा रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशियन। क्लियर है? यानी रिवाइटलाइजेशन कलेक्शन एक्शन फॉर ओशियन थीम के साथ विश्व महासागर दिवस 8 जून 2022 को मनाया गया। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा एक साथ सूखे से निपटना। इस थीम के साथ विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया कब? 17 जून 2022 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले
पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन से निर्मित कैटापोल्ट्स नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है फुजियान। तो यहां पर दो बातें आपको बस केवल याद रखनी है। सबसे पहली बात कि फुजियान क्या है, तो याद रखिएगा ये एक कैटापोल्ट्स नौसैनिक पोत है जो कि चीन के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है? क्या नाम है? फुजियान। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा चौराहे पर संगीत। क्लियर है? यानी म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस, इस थीम के साथ जो विश्व संगीत दिवस है उसे 21 जून 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह देश जहां स्थित खुब्सगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा कहां का ये नेशनल पार्क है? मंगोलिया का। तो देखिए यहां पर आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे स्टैटिक पार्ट आपसे पूछा जा सकता है कि खुब्सगुल झील नेशनल पार्क कहां पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा मंगोलिया में। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में किसे शामिल किया गया? तो याद रखेंगे मंगोलिया के खुब्सगुल झील नेशनल पार्क को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2022 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा, क्या नाम है? पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया, ये कहां पाया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। तो देखिए यहां पे नाम आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा पौधा है उसका नाम क्या है? पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए? तो याद रखेंगे 420 मिलियन वन नष्ट हो गए 1990 से लेकर 2020 तक के बीच में। और ये बात किस रिपोर्ट में सामने आई? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 29 जून से 30 जून के बीच नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा स्पेन के मैड्रिड में नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन जून 2022 में आयोजित किया गया। कहां पर? स्पेन के मैड्रिड में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी विश्व लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के वियना शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में घोषित किया गया। अब ये बात किस रिपोर्ट में आई? तो वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में। और याद रखिएगा वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो याद रखेंगे 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से जो शीर्ष स्थान पर देश है वो है भारत। किसमें? 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022। और यह किसके द्वारा जारी की गई? फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई। अगला प्रश्न है 13 जून 2022 को सिप्री द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है? तो याद रखिएगा रूस में। यानी रूस में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि सिप्री द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लैनेट। टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लैनेट इस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस 30 मई 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा कोऑपरेटिव्स बिल्ड बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव्स बिल्ड बेटर वर्ल्ड थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2 जुलाई 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पिछले दिनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है दा विंची। क्लियर है? यानी दा विंची एक मिशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। और दा विंची मिशन का संबंध किससे है? तो शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन से संबंधित। क्लियर है? तो याद रखेंगे इस बात को। और इसका फुल फॉर्म अगर दा विंची का आप अगर याद रख लेते हैं तो इससे आपको आधे से ज्यादा समस्या दूर हो जाएगी। क्या फुल फॉर्म है? डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। पूछा जा रहा है कि हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की धरती से नासा ने अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का वह पड़ोसी देश जहां पर निर्मित देश का सबसे लंबा पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया। तो याद रखिएगा पद्मा पुल का जो उद्घाटन है वो बांग्लादेश में 25 जून 2022 को किया गया। और ये बांग्लादेश का सबसे लंबा ये ब्रिज है जिसका नाम है पद्मा ब्रिज। और कितनी लंबाई है? 6.15 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल
प्रक्षेपण किया। उस रॉकेट का नाम क्या है? उस रॉकेट का नाम है जुलजाना। यानी सबसे पहली बात तो यह है कि जो रॉकेट जुलजाना है इसका संबंध किस देश से है? ईरान से। और यह ठोस ईंधन संचालित रॉकेट है जिसे अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक 27 जून 2022 को प्रक्षेपित किया गया। तो याद रखेंगे जुलजाना का संबंध किससे है? ईरान से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 24 से 25 जून 2022 को रवांडा किगाली में हुए राष्ट्रमंडल के 26वें शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो याद रखिएगा अफ्रीकी कंट्री है, अभी आप पढ़ भी चुके हैं, गैबॉन और टोगो। ये दो ऐसे देश हैं जिन्हें 26वें राष्ट्रमंडल देशों के शिखर सम्मेलन में सदस्यता दी गई। क्लियर है? किसको? गैबॉन और टोगो को। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रमंडल देशों का 26वां शिखर सम्मेलन है यह कहां पर आयोजित किया गया 2022 में? तो याद रखिएगा रवांडा किगाली में। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन की सह मेजबानी किस देश ने की? तो याद रखिएगा केन्या और पुर्तगाल ये सह मेजबान देश थे। किसमें? 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विथ नेचर। क्लियर है? बहुत अच्छी थीम है। क्या है? ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विथ नेचर थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि 30 मई 2022 को किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? तो याद रखिएगा फ्रंटियर को 30 मई 2022 को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। क्या नाम है? फ्रंटियर। अगला देखिए, और जो फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, कहां का कंप्यूटर है? तो याद रखिएगा ये अमेरिका का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। याद रखिएगा ये ऐसा कंप्यूटर है जो कि एक्सा स्केल श्रेणी में आता है और 1 सेकंड में करोड़ों अर्थात क्विंटिलियन का मतलब करोड़ों कैलकुलेशन कर सकता है 1 सेकंड में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो फ्रंटियर है इसने जापान के फुगाकू को पीछे छोड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि हासिल की है। किसने? फ्रंटियर ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 20 जून 2022 को चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा इथियोपिया के आदिस अबाबा में पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। और आयोजन कब हुआ? 20 और 21 जून 2022 को। और याद रखेंगे आदिस अबाबा इथियोपिया में यह आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? तो आपका जवाब होगा लंदन। यानी लंदन छात्रों के दृष्टिकोण से विश्व में सबसे अच्छा शहर माना गया है। क्लियर है? और ये किस रिपोर्ट में आया? क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 30 जून 2022 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस की विषय क्या थी? तो याद रखिएगा स्मॉल इन ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस को 30 जून 2022 को मनाया गया। क्या विषय था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अगला है 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर थीम के साथ विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस को 8 जून 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली का मतलब जल कुमुदनी के पौधे की खोज की है। तो याद रखिएगा लंदन स्थित रिचमंड में केव बॉटेनिकल गार्डन। क्लियर है? यानी वनस्पति वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली अर्थात जल कुमुदनी के पौधे की खोज लंदन स्थित रिचमंड में केवल बॉटेनिकल गार्डन में की थी। अगला प्रश्न है कि वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 खोला गया, तो उसका नाम क्या है? चेक गणराज्य। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721, इसे कहां खोला गया? चेक गणराज्य में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 14 मई 2022 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा थीम थी प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पॉल्यूशन। यानी लाइट पॉल्यूशन थीम के साथ विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई 2022 को मनाया गया। कब? 14 मई 2022 को। अगला प्रश्न है 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। यानी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता थीम के साथ जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है उसे 3 मई 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस का विषय क्या था? तो याद रखिएगा सुरक्षा के लिए एकजुट हों,
अपने हाथ साफ करें, यानी सुरक्षा के लिए एकजुट हों, अपने हाथ साफ करें, इस विषय के साथ विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन था? तो याद रखिएगा, इसमें शीर्ष स्थान पर नॉर्वे था। क्लियर है? और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी की जाती है, जिसमें नॉर्वे शीर्ष पर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की विश्व विषय क्या थी? तो याद रखेंगे, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, यानी क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर थीम के साथ या विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस 3 मई 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतरराष्ट्रीय नर्स डे की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, नर्स अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई 2022 को मनाया गया। मैं फिर से इसकी थीम रिपीट कर दे रहा हूं, नर्स अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, विरासत और जलवायु, यानी विरासत और जलवायु थीम के साथ जो विश्व धरोहर दिवस है वो 18 मई 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया वो पहला एशियाई देश है जो कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस का विषय क्या था? तो याद रखेंगे, द ऑर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक। द ऑर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक विषय के साथ अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क में हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य देश कौन था? तो याद रखेंगे, नेपाल। नेपाल 150वें क्रम का सदस्य देश है जो कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 1 अप्रैल 2022 को शामिल हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, जो पेरिस में ये जो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया, इसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के तौर पर शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 24 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर क्या केंद्रीय विषय रखा गया था? तो याद रखिएगा, मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, यानी मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन को बचाने के लिए नवाचार का प्रयोग करें, इस विषय के साथ विश्व मलेरिया दिवस 24 अप्रैल 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई करके अपना ही पिछला रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो याद रखिएगा, नेपाल के एक पर्वतारोही है जिनका नाम है कामी रेता शेरपा, यानी नेपाल के पर्वतारोही कामी रेता शेरपा ने 26वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करके अपना ही पिछला रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो याद रखिएगा, इक्वेडोर, यानी विश्व का वो पहला देश है इक्वेडोर जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो याद रखेंगे, मुंबई और हैदराबाद को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई और हैदराबाद को मान्यता दी गई है, और किसके द्वारा? FAO और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया, किसे? तो याद रखिएगा, मैक्सिको के गुआडालाजारा को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया। किस अवसर पर? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस पर। और यह कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे, वॉशिंगटन डीसी में 11 अप्रैल 2022 को चौथा 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक जो कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित की गई। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में। 2+3 मंत्री स्तरीय बैठक का मतलब आप जानते ही हैं, इसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री आपस में बैठकर बात करते हैं।
अगला है कि 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीका की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? तो याद रखिएगा, कंबोडिया को कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी की गई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जिसको आप क्या कहते हैं, बिम्स्टेक, इसके शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी टूवर्ड्स रेसिलेंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी और हेल्दी पीपल। क्लियर है? टूवर्ड्स रेसिलेंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल, ये थीम थी 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की, और इसका आयोजन कहाँ गया? आयोजित किया गया बंगाल की खाड़ी की। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। तो याद रखेंगे, बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार विषय के साथ जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, ये 26 अप्रैल 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, रीड सो यू नेवर फील लो। क्लियर है? रीड सो यू नेवर फील लो थीम के साथ जो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 है, इसका आयोजन किया गया। और अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि ये जो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस है, जिसकी थीम अभी आप पढ़ रहे हैं कि रीड सो यू नेवर फील लो, इसे कब मनाया गया? अभी आपने पढ़ा है, याद रखिएगा, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। और इसमें एक फैक्ट और आपने पढ़ा था कि विश्व पुस्तक की राजधानी 2022 किसे घोषित की गई है? तो मैक्सिको के गुआडालाजारा को। क्लियर है? अगला देखिए, अब जो अगला टॉपिक है वो आर्थिकी से संबंधित है। क्लियर है? तो अगली क्लास में इससे संबंधित वन लाइनर पार्ट भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये पूरा प्रयास है कि बहुत जल्द ही इस बुक को कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आप इसका लाभ उठा सकें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।